स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट 4th पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम कॉर्टिकल रिएक्शन जो कि फर्टिलाइजेशन का तीसरा स्टेप है उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एमएससी फाइनल जूलॉजी के पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय जो सेकंड स्टेप है जिसे एक्रोसोमल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, वो एक्रोसोमल रिएक्शन जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे होगी। तो हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में एक्रोसोमल रिएक्शन को कल डिस्कस किया था। आज हम फर्टिलाइजेशन के तीसरे स्टेप कॉर्टिकल रिएक्शन इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फोकस रहेगा कि कॉर्टिकल जो रिएक्शन हो रही है फर्टिलाइजेशन में, ये रिएक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में। सी अर्चिन जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, उसके एग्जाम्पल को लेकर हम ये नेक्स्ट स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन का वो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो बात आती है, कल तक हमने डिस्कस किया था कि स्पर्म ने ओवम के चारों ओर जो जेली एनवेलप था उसको पेनिट्रेट किया या उसे डिसॉल्व किया और अब स्पर्म जाकर विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वहां पर स्पर्म के लिए रिसेप्टर है, वहां जाकर ये जुड़ गए। फिर एक्रोसोमल जो एंजाइम है वो रिलीज होंगे और फिर स्पर्म की एंट्री ओवम में हो जाएगी। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक ओवम के साथ एक सिंगल स्पर्म का फ्यूजन होना चाहिए। सिंगल स्पर्म ही ओवा में फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एंटर करे, क्योंकि ओवा में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। स्पर्म जो एंटर होगा उसके पास भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूजन करेंगे और फिर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। अगर मान लो, ऐसा हम माने कि एक से ज्यादा स्पर्म ओवम में एंटर हो जाते हैं तो उस केस में ट्रिप्लॉइड
टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस बन सकते हैं और कई प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। तो एम ये है फर्टिलाइजेशन का कि पॉलीस्पर्मी को, यानी एक ओवम में एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोका जाए, ब्लॉक किया जाए। तो एम क्या है कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करे, ब्लॉक करे। सी अर्चिन में पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने की ये जो प्रोसेस हो रही है उसके दो मेथड है। पहला, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, बहुत तेजी से क्विकली पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाए। दूसरा है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, यानी स्लोली प्रोसेस हो। तो सी अर्चिन में ये दोनों प्रोसेस पॉलीस्पर्मी को रोकने की होती है। फास्ट में क्या होता है कि जो एग की मेम्ब्रेन है ओवम के चारों ओर, उस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में स्पीडली, क्विकली चेंजेस आते हैं। तो पहले जो एग की मेम्ब्रेन निगेटिवली चार्ज्ड थी, वो जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री हो जाती है, उस एग की मेम्ब्रेन में क्विक पोटेंशियल चेंजेस आते हैं और अब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है। जो पहले निगेटिवली चार्ज थी, स्पर्म की एंट्री के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और जब ये एग की मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है, यानी इसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो अब स्पर्म इसके साथ बाइंड नहीं रह सकता और पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है, उसे रोक दिया जाता है। अगर हम स्टडी करते हैं सी अर्चिन के एग की, तो हम क्या देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के इनिशियली जब स्पर्म उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, तो हम क्या देखते हैं कि अब सी अर्चिन तो ओशियंस में प्रेजेंट है, तो बाहर जो वाटर है, मैराइन वाटर, उसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि एग का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कंपेरेटिवली लो है। मतलब बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, एग के साइटोप्लाज्म में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम। नंबर 2, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अपोजिट है। मतलब एग के साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि बाहर जो ओशियन है, मैराइन वाटर है, उसमें पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है। लेकिन जो मेम्ब्रेन है एग के चारों ओर, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। इसलिए इनिशियली एग की मेम्ब्रेन निगेटिवली चार्ज्ड है। जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री हुई, पोटेंशियल में डिफरेंसेस आए और अब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब जो नया पोटेंशियल जनरेट हुआ पॉजिटिव, अब स्पर्म ओवम के साथ बाइंड नहीं रह सकता और इस प्रकार फास्ट पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया गया। क्विकली ये प्रोसेस हुई और ऐसा सी अर्चिन में देखा गया।
सेकंड जो हम बात कर रहे हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, कि केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही सफिशिएंट नहीं है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने में या उसे रोकने में। तो एक एडिशनल मैकेनिज्म जिसको हमने कहा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी वो भी है, और वो मैकेनिज्म है कॉर्टिकल रिएक्शन, जो हमारे फर्टिलाइजेशन का तीसरा स्टेप है। तो ये जो स्लो मैकेनिज्म है ये आपको मैमल्स में भी दिखेगा और सी अर्चिन में तो है ही। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और केवल 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे हैं मैमल्स में। तो वहां पॉलीस्पर्मी के चांसेस सी अर्चिन के कंपैरिजन में वैसे भी कम है, इसलिए वहां फास्ट मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन स्लो मैकेनिज्म वहां पर भी प्रेजेंट रहता है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए। तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का जो स्लो मैकेनिज्म है वो है कॉर्टिकल रिएक्शन। समझते हैं सी अर्चिन के एग्जाम्पल को लेकर कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है। तो क्या देखते हैं हम कि ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे ये कॉर्टिकल के ग्रेन्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं कॉर्टिकल की। तो ये अप्रोक्सीमेटली सी अर्चिन के एग में 1500 के आसपास, 1500 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये कॉर्टिकल की वेसिकल्स प्रेजेंट है। मैंने यहां डायग्राम में ड्रॉ किया है। इन कॉर्टिकल वेसिकल्स के अंदर कॉर्टिकल के ग्रेन्यूल्स भरे हुए रहते हैं। तो यहां पर कॉर्टिकल के ग्रेन्यूल्स इस तरह से इन वेसिकल्स में भरे हुए हैं और एग में ये वेसिकल्स विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे की ओर ये अरेंज हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। अब होगा क्या कि जब स्पर्म की एंट्री ओवम में होगी, कि कोई एक स्पर्म ओवम में एंटर हुआ, तो उसकी एंट्री के बाद कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते। क्या चेंजेस दिखेंगे कि ये कॉर्टिकल वेसिकल्स जो हैं, ये कॉर्टिकल वेसिकल्स एक्सोसाइटोसिस, जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था एक्रोसोम में एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हुई थी, वैसे ही ये कॉर्टिकल वेसिकल्स एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने जो कंटेंट हैं उनको रिलीज करती है। तो ये जो कंटेंट हैं जो इन कॉर्टिकल वेसिकल्स में प्रेजेंट है, तो स्पर्म की एंट्री होगी, अचानक से एग में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। और ये कैल्शियम ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया, दे आर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एग। एग का ओवा का जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इन कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है। तो जब स्पर्म एंटर हुआ, ईआर से ये कैल्शियम रिलीज हुए, ओवा के अंदर कैल्शियम के साइटोसोलिक लेवल में इंक्रीमेंट हुआ और कॉर्टिकल वेसिकल्स ने अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज किए। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये रिलीज होकर जाकर इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए और अब इस विटेलाइन मेम्ब्रेन ने एक स्ट्रक्चर बनाई, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये काफी रिजिड स्ट्रक्चर है और ये पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देगी, यानी फर्दर कोई और स्पर्म ओवा में एंटर नहीं हो जाए, ये एंश्योर करना काम है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का। तो इस प्रोसेस को थोड़ा वापस समझें
कि ये एक ओवा की स्ट्रक्चर है, एग है सी अर्चिन का, और इसमें विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे ये कॉर्टिकल की वेसिकल्स एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यहां पर ये इनके चारों ओर एग की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। ये जो स्पेस है इसके बीच में, इट इज कॉल्ड प्री विटेलाइन स्पेस। अभी ये प्री विटेलाइन स्पेस है। एक स्पर्म की एंट्री हुई, कैल्शियम का लेवल एग में इंक्रीज हुआ, ये जो कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं इन्होंने मूवमेंट किया और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन की ओर शिफ्ट हुई। वहां जाकर एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इन्होंने अपने कंटेंट को रिलीज किया। अब इनका कंटेंट क्या है? बेसिकली इन वेसिकल्स में, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन फॉस्फेटेज एक प्रोटीन, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे सिंपली हम CGSP इस नाम से जानते हैं। तो इन ग्रेन्यूल्स के अंदर एक पर्टिकुलर कंटेंट है, इट इज कॉल्ड CGSP, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन प्रोटीएस। ये जो प्रोटीन है, ये जो एंजाइम है, वो क्या करेगा कि इस जो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ टाइटली कनेक्ट रहती है, लिंक्ड रहती है। तो जैसे ये CGSP रिलीज होगा कॉर्टिकल रिएक्शन के समय, तो इनके बीच की जो लिंकिंग थी वो ढीली हो जाएगी, लूज पड़ जाएगी। नंबर 2 और क्या होगा इस समय कि अब ये जो कॉर्टिकल के ग्रेन्यूल्स हैं, इनकी प्रेजेंस के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एग का। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो इस प्री विटेलाइन स्पेस में वाटर की एंट्री होगी। उस वाटर के कारण ये पूरा प्री विटेलाइन स्पेस फूल जाएगा, फैलेगा, और इस प्रकार एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी जो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देगी। तो इस प्रकार मैमल्स में भी, सी अर्चिन में इस तरीके से स्लोली पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मैमल्स में स्टडी करें तो वहां हम देखते हैं कि जो जोना पेल्यूसिडा था, वहां ZP1, ZP2, ZP3 ये 3 टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स थे। तो उस जोना पेल्यूसिडा में स्पर्म के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जहां आकर स्पर्म बाइंड होता है। तो जब कॉर्टिकल रिएक्शन होगी तो जोना पेल्यूसिडा की जो स्पर्म रिसेप्टर साइट है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, यानी अब वहां वैसे ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है जैसे कॉर्टिकल रिएक्शन से पहले थे। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल और इनके कंटेंट जोना पेल्यूसिडा की स्पर्म रिसेप्टर साइट को चेंज कर देंगे और इसके कारण अब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा पर जुड़े हुए नहीं रह सकते और उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पॉलीस्पर्मी के बारे में कि जनरली जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय सिंगल स्पर्म का फ्यूजन सिंगल ओवम के साथ होता है। तो इसलिए पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना होता है कि पॉलीस्पर्मी की प्रोसेस ना हो। पॉलीस्पर्मी का मीनिंग है कि सिंगल ओवम के साथ मोर देन 1 स्पर्म का फ्यूजन हो जाए, तो इसे रोकना, इट इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना। तो सी अर्चिन में पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए 2 डिफरेंट मैकेनिज्म है। एक फास्ट मैकेनिज्म था जिसमें एग की जो मेम्ब्रेन है उसके पोटेंशियल में
क्विकली चेंजेस आते हैं, और दूसरा था स्लो मैकेनिज्म, जिसमें कॉर्टिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है। जबकि जो मैमल्स हैं, ह्यूमन है, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उनमें पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए फास्ट मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनमें केवल स्लो मैकेनिज्म के द्वारा ही पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया जाता है, और वहां पर भी कॉर्टिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है। तो आई होप आज का जो लेक्चर था अपना फर्टिलाइजेशन की थर्ड स्टेप कॉर्टिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और उसमें भी हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस की, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को रोकना। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज बेसिकली कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, कॉर्टिकल वेसिकल्स क्या हैं वो डिस्कस किया, और हमने बताया कि एग की स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो वहां पर विटेलाइन मेम्ब्रेन और एग की जो मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, इट इज कॉल्ड प्री विटेलाइन स्पेस। वहां एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे प्री विटेलाइन फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो जब भी स्पर्म की एंट्री होती है ओवा में, तो ये कॉर्टिकल वेसिकल्स कैल्शियम के कारण एक्सोसाइटोसिस की मूवमेंट करती हैं, और विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ जाकर इनके कंटेंट फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन स्लोली मैकेनिज्म द्वारा पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करती है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।